नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में हिजाब विवाद को लेकर सियासत गर्म है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर अचानक दिल्ली बुलाया जाता है और बंद कमरे में दोनों के बीच एक अहम बैठक होती है। इस बैठक से सत्ता के गलियारों में हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां हिजाब का मामला गर्म है तो वहीं बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। वहीं इस बीच नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आखिर किन मुद्दों को लेकर के मोदी जी और नीतीश के बीच बंद कमरे में हुई है मीटिंग, और मीटिंग के बाद जेडीयू नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो देश भर में हिजाब विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ सामाजिक या सांस्कृतिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधा सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचानक फोन कर दिल्ली बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ये कदम न सिर्फ विपक्ष के लिए चौंकाने वाला रहा, बल्कि एनडीए के भीतर भी हलचल का संकेत देता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा और नीतीश कुमार को आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया। बिहार में हिजाब को लेकर जिस तरह का माहौल बना है, उसने राज्य की राजनीति को असहज कर दिया है। नीतीश कुमार जो लंबे समय तक खुद को संतुलित और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रतीक बताते रहे हैं, इस मुद्दे पर ना तो खुलकर बोल पा रहे हैं और ना ही कोई ठोस स्टैंड ले पा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में उनका दिल्ली दौरा कई तरह के राजनीतिक संकेत देता है। सोमवार को नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी अलग अलग बैठक की। इन बैठकों को बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, आने वाले दिनों की रणनीति और केंद्र और राज्य के संबंधों के लिहाज से अहम बताया जा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं का एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास पहुंचना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ये संदेश साफ है कि बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में है। माना यह जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान बिहार की राजनीतिक स्थिति, हालिया हिजाब विवाद और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी मुद्दे का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह ये बैठक हुई और जिस तरह से इसे गोपनीय रखा गया, उससे ये साफ है कि इस मामला सामान्य नहीं था। नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली रवाना हुए थे और बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद ही उनकी पहली दिल्ली यात्रा मानी जा रही है। ऐसे में इस दौरे को प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक माना जा रहा है। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में नीतीश के साथ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी ये दिखाती है कि बात सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी। बिहार सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की बात कही जा रही है, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि असल मुद्दे कहीं ज्यादा गहरे हैं। हालांकि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इस मुलाकात को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहा कि 7 निश्चय योजना 3.0 को लेकर बातचीत हुई और ये भी विचार विमर्श हुआ कि केंद्र सरकार बिहार की किस तरह मदद कर सकती है। उनका कहना है कि सरकार बनने के बाद इस तरह की बैठकें सामान्य होती है। सरकार बनने के बाद शिष्टाचार मुलाकात और जो 7 निश्चय 3 है उसकी चर्चा और बिहार को और कैसे भारत सरकार मदद कर सके उस पर विचार विमर्श हुआ होगा, ऐसा लगता है। राहुल गांधी वो ये बोल रहे हैं कि आरएसएस द्वारा जो भी व्यक्तिगत संस्थान उस पर कब्जा कर लिया गया, संस्थाओं पर कब्जा हो गया है आरएसएस द्वारा। राहुल गांधी आरएसएस द्वारा बार-बार कहीं नहीं पा रहे। इन सब बातों का जो एक जिसको बोलते हैं प्लान्ड नोशन होता है, उसका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई प्रमाण दें कि ऐसे लोगों का कहीं संस्थागत जगहों पर अपॉइंटमेंट हो गया जिसमें काबिलियत नहीं थी और वो आरएसएस का वर्कर था, उनको उठा के बना दिया गया, तब ना समझ में आता है। ये सब बात में कहीं कोई दम नहीं है। उनको, राहुल गांधी को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। पहले वो ठीक करें, बाकी आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेटर है कि कांग्रेस के लिए अपने खुद आत्ममंथन करें, क्योंकि कांग्रेस की नैया उनके कंधे पर है कि कैसे इस नाव को इस नदी से, इस बवंडर से बाहर निकालें, उस पर चिंता करें। दूसरे के आरोप लगाने का कि वो दूसरा का कपड़ा
सफेद काहे है, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं सर कि संतोष कुमार को मंथन करनी चाहिए, अगर राज्यसभा में सीट नहीं मिली तो मंत्री पद त्यागना चाहिए। करने दीजिए मंथन कर लेंगे तो फिर जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये मुलाकात इतनी ही सामान्य थी तो फिर इसे अचानक और इतनी गोपनीयता के साथ क्यों किया गया। सात निश्चय जैसी योजनाएं पहले भी चर्चा का विषय रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री को आनन फानन में दिल्ली बुलाने की क्या जरूरत थी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक भी कम अहम नहीं मानी जा रही है। अमित शाह ने नीतीश कुमार का गर्मजोशी स्वागत किया और दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री के साथ बैठक का मतलब साफ है कि चर्चा सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक प्रबंधन और कानून व्यवस्था जैसे विषय भी इसमें शामिल रहे होंगे। खास तौर पर हिजाब विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र की भूमिका और राज्य सरकार की जिम्मेदारी को लेकर बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार का 2 दिन का दिल्ली दौरा अब अपने आखिरी दिन में है और आज शाम तक उनके पटना लौटने की संभावना है। इससे पहले उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात की थी। ये दौरा ऐसे समय पर हुआ जब बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद कई अहम फैसले लेने अभी बाकी हैं। इससे पहले पटना में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन एक सार्वजनिक और औपचारिक कार्यक्रम था। दिल्ली में हुई ये बैठक पूरी तरह से अलग और ज्यादा अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी प्रमुखता से चर्चा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद एक मंत्री पद खाली हुआ है और उस पर किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी एक बड़ा राजनीतिक सवाल है। नितिन नवीन ने भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन से जुड़ा मामला है। इसी बीच एक और मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और वो है नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार को राजनीति में संभावित उनकी एंट्री। लंबे समय से इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी संजय कुमार झा ने हाल ही में कहा था कि पार्टी के भीतर निशांत के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश को लेकर प्रबल भावना है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि निशांत इस बारे में कोई फैसला लेंगे। ये बयान ऐसे समय पर आया जब नीतीश कुमार खुद परिवारवाद के सवालों से घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के दौरान 2026 में होने वाले राज्यसभा और बिहार विधानसभा परिषद के चुनावों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा में भारी बहुमत के साथ एनडीए की स्थिति मजबूत है और ऐसे में कई सीटें जीतने की संभावना है, लेकिन सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर एनडीए के भीतर तालमेल जरूरी है। यही वजह है कि इस दौरे को आने वाले चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की ये दिल्ली यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के कई अहम सवालों से जुड़ी हुई है। हिजाब विवाद से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार, केंद्र राज्य संबंध से लेकर परिवारवाद जैसे मुद्दों तक सब कुछ इस बंद कमरे की राजनीति से जुड़ा दिख रहा है। सवाल यह है कि इन बैठकों का नतीजा जनता के हित में निकलेगा या फिर ये भी सत्ता की राजनीति का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।